किशन चंद अपने मालिक रविदास की बड़ी सी हवेली में ड्राइवर का काम किया करता था। ऐसे ही एक शाम जब किशन अपने मालिक रविदास को उसकी कंपनी से वापस हवेली लेकर आता है, तो घर आने पर रविदास की पत्नी मालती उससे कहती है, सुनिए जी, मनोहर भाई साहब का फोन आया था। इन सर्दियों की छुट्टी में वो हमें अपने फार्म हाउस बुला रहे हैं। कह रहे थे कुछ समय दोनों परिवार साथ में बिताएंगे। उनका फार्म हाउस तो दूर है और इतनी दूर के सफर पर जाएंगे तो 1-2 दिन में तो वापस नहीं आएंगे। ऐसा करते हैं 2 हफ्तों के लिए चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, आपने ये सही कहा, कल ही चलते हैं। ठीक है, मैं किशन को छुट्टी दे देता हूँ। सफर बड़ा है तो आधे रास्ते में ड्राइव कर लूँगा, आधे रास्ते अमन कर लेगा। जी ठीक है, मैं बच्चों को बताकर आती हूँ और सफर की तैयारी भी करनी है। मालती अपने सफर की तैयारी करने और बच्चों को इस सफर के बारे में बताने जाती है, तो दूसरी तरफ रविदास अपने ड्राइवर किशन को 2 हफ्ते की छुट्टी का बोल देता है, जिस पर शाम के समय किशन घर आकर अपनी पत्नी सोमवती से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है। क्या 2 हफ्ते की? अजी सच कहिए, कहीं आपके मालिक ने आपको काम से तो नहीं निकाल दिया? अब घर कैसे चलेगा? तुम भी ना, हद है। अरे जब मैंने बोला छुट्टी दी है तो तुम काम से निकलने वाली बात क्यों करती हो? उनको अपने परिवार के साथ अपने बड़े भाई साहब के घर जाना है, दूर सफर पर, तो हमको छुट्टी दे दी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी आपको कहाँ ही अपने परिवार के साथ समय बिताने को मिलता है। मैं क्या कह रही थी, जब अब आपकी छुट्टियाँ पड़ ही गई हैं, तो क्यों ना हम गांव चले, अम्मा जी के पास कुछ दिन रह लेंगे। गुड्डी भी खुश हो जाएगी अपनी दादी से मिलकर। सही कहा तुमने, हमारा भी मन है अम्मा जी से मिलने का, लेकिन दूर का सफर है, पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी सारी तैयारी। किशन भी अपने परिवार के साथ एक लंबे सफर पर जाने की तैयारी करता है। अगले दिन की शुरुआत होती है। एक तरफ मालती अपने और अपने परिवार के कपड़े अलग अलग सूटकेस में डालकर पैक कर रही थी, तो वहीं सोमवती अपने सारे परिवार के कपड़े एक ही गठरी में बांध रही थी। हवेली में मालती को सूटकेस पैक करते देखकर रविदास उससे कहता है, अरे मालती, तुम ज्यादा कपड़े मत डालना, वहाँ का मौसम कैसा है कैसा नहीं हमें क्या पता, इसलिए कुछ जरूरत होगी तो हम वहीं कुछ कपड़े खरीद लेंगे, क्या यहाँ से लेकर जाएं? ये भी ठीक है, फिर इस हिसाब से तो सारी पैकिंग हो गई। वहीं सोमवती को गठरी में कपड़े बांधते देखकर उसकी बेटी गुड्डी और पति बोलते हैं, माँ जरा गर्म कपड़े भी निकाल लेना, अम्मा जी के घर पे बहुत ठंड लगती है, और सफर के लिए कंबल भी रख लेना। हाँ, लंबा सफर है, कुछ भी रह न जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। और खाने का क्या इंतजाम है? खाने के लिए हम पकोड़े, पराठे, भाजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मीठे में लड्डू बनाए हैं, अम्मा जी को पसंद है। रास्ते में हम खा भी लेंगे और बाकी के उनके लिए ले जाएंगे। अरे वाह माँ, अब हुई ना सफर की असली तैयारी। सोमवती सारे कपड़े और सामान गठरी में बांध देती है, जिसके बाद वो सफर के लिए खाना बनाने जाती है। तो वहीं मालती अपने बच्चों को, मालती जी, आपने कुछ खाने पीने का तो पैक नहीं किया ना? नहीं जी, और वैसे भी रास्ते में इतने रेस्टोरेंट पड़ेंगे, जब भूख लगेगी तो कहीं रुक कर खा लेंगे। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। अमन बेटा, चलो सामान गाड़ी में रखवाओ, फिर निकलते हैं हम। वैसे अच्छा है हम सबने कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं, लंबा सफर है। हाँ जी, सही कहा, ये ट्राउजर तो मैं सफर के लिए ही लाई थी। खैर अब चलो, अमन बेटा रखो सामान गाड़ी में। अमन 4 छोटे छोटे सूटकेस उठाकर गाड़ी में रखता है, जिसके बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है और सभी निकल जाते हैं एक लंबे सफर के लिए। वहीं किशन सारे सामान को अपने कंधे पर टांगे घर के बाहर खड़े होकर अपनी पत्नी और बेटी को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे भाग्यवान और गुड्डी बिटिया, आ जाओ, बस छूट जाएगी तो शाम को आएगी सीधा, उसके बाद ट्रेन भी पकड़नी है। किशन की पत्नी एक चटक मटक सी साड़ी पहने घर से बाहर आती है और बेटी भी एक चमकदार सूट पहने अपनी माँ के साथ निकलती है, जिस पर सोमवती गुड्डी को खाने का बड़ा सा झोला पकड़ाते हुए कहती है, ले बेटी, खाने का झोला सीधा पकड़ियो, लस्सी रखे हैं रास्ते के लिए, गिर जाएगी वरना। हम ताला लगाते हैं घर में। सोमवती घर को ताला लगाकर अपने पति किशन के पास जाती है और बोलती है, चलिए, अच्छा जरा 1 मिनट, ये चाबी मधु बहन को दे आए, उनके घर में से कोई सो जाएगा 1-2 हफ्ते, ऐसे घर खाली थोड़ी छोड़ना चाहिए। जाओ जल्दी देकर आओ। सोमवती अपनी पड़ोसन को अपने घर की चाबी देकर निकल जाती है और पैदल पैदल अपने पति और बेटी के साथ बस स्टैंड के लिए जाती है। स्टैंड पर पहुंचकर वो अपना सारा सामान बस के ऊपर रखते हैं और बैठ जाते हैं बस में चढ़कर। दोनों ही परिवारों का सफर शुरू होता है, लेकिन दोनों के ही सफर में कितना अंतर था।
एक तरफ जब भी किशन के परिवार को भूख लगती तो वो अपने साथ लाया खाना खाकर पेट भरते, तो वहीं रविदास का पूरा परिवार भूख लगने पर किसी रेस्टोरेंट में रुककर खाना खाता। ऐसे ही बस से रेलवे स्टेशन पहुंचकर किशन अपने परिवार को साइड खड़ा करके टिकट खरीदने के लिए लंबी सी लाइन में लगता है, जहां से 3 टिकट लेने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर जाकर कहता है, चलो अब गाड़ी आने वाली है, फिर हम सीधा सुबह अपने गाँव उतरेंगे। चलिए, बहुत थक गए हैं हम तो, इतने में ही गाड़ी में जाकर थोड़ा आराम मिलेगा। फिर जो पराठे हमने बांधे थे वो सब बैठकर खाएंगे। किशन का परिवार इतने लंबे सफर पर बस और ट्रेन के सहारे निकला था, तो वहीं रविदास अपने परिवार के साथ गाड़ी में आराम से जा रहा था, जहां वो आधा रास्ता तय करने के बाद अपने बेटे से कहता है, अमन बेटा चलो अब जरा तुम कुछ देर गाड़ी चला लो, मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ पीछे की सीट पर। रविदास के कहने पर उसका बेटा अमन ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और फिर रविदास गाड़ी में पीछे जाकर सो जाता है। उसका पूरा परिवार आराम से गाड़ी में सोते हुए अपना सफर तय करते हैं। तो वहीं लोगों से भरी ट्रेन में बैठे किशन और उसका परिवार के पास सिर्फ बैठने की जगह थी, जिस पर उसकी बेटी गुड्डी कहती है, बाबा मुझे बहुत नींद आ रही है, इतना लंबा सफर है, मैं बैठे बैठे कैसे जाऊँ? बिटिया एक काम करते हैं, मैं नीचे फर्श पर एक चादर बिछा देता हूँ, उस पर तू आराम से सो जाइयो। सोमवती से एक चादर लेकर किशन ट्रेन के फर्श पर बैठ जाता है, जिसके बाद गुड्डी एक चादर ऊपर से उड़कर नीचे सो जाती है। दोनों ही परिवार लंबे सफर को तय करके अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। किशन अपनी अम्मा जी से मिलता है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, तो वहीं रविदास अपने भाई के फार्म हाउस पर पहुंचता है और सभी से गले मिलकर अपने अपने सफर के बारे में बताता है। दोनों ही अपने अपने रिश्तेदारों के 2-2 हफ्ते बिताते हैं और फिर एक लंबा सफर तय करके वापस आ जाते हैं। और जब अपने गांव से आने के बाद किशन अपने काम पर अपने मालिक के पास आता है, तो वहाँ रविदास किशन से कहता है, अरे किशन, मैंने तुझे कल आने को बोला था काम पर, तो तू एक दिन लेट क्यों आया है? वो मालिक, हम भी जरा अपने गांव सफर पर निकल गए थे इन छुट्टियों में, तो ट्रेन रद्द होने की वजह से एक दिन देरी से आए घर, माफ करना। अरे कोई नहीं, और कैसा रहा सफर? बस मालिक, गरीब का सफर थकान भरा होता है। आप बताइए, अच्छे से घूम आए ना आप सब? हाँ, आराम से गए आराम से आए, बच्चे भी खुश हो गए इस 2 हफ्ते के वैकेशन से। अच्छा चलो, अब कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना है, गाड़ी धो लो जरा, जब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। जी मालिक। गरीब और अमीर दोनों के ही सफर में भले ही समानता न हो, लेकिन सफर की यादें दोनों के लिए ही खास होती हैं। इसी के साथ इस कहानी का सफर भी यहीं खत्म होता है। विमला बहुत ही ज्यादा गरीब थी, उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे। विमला शहर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में अपने 16 साल की बेटी सोनू के साथ रहती थी और लोगों के घरों में काम करके बहुत मुश्किलों से अपने बेटे को स्कूल भेजती थी। उसकी गरीबी के चलते बहुत बार सोनू बिना कुछ खाए सो जाता था, लेकिन विमला बेचारी करती भी क्या, उसकी हालत ही नहीं थी कि वो अपने बेटे को बाकी बच्चों की तरह पाल पोस सके। ऐसे ही एक दिन सोनू स्कूल से थका हारा घर आता है और घर आते ही खाना खाने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो भूखे पेट कहता है, क्या करूं, भूख तो इतनी ज्यादा लगी है और खाने को तो कुछ है ही नहीं। आज सुबह भी खाना नहीं खाया था, पता नहीं माँ भी कब तक आएंगी। घर में तो कुछ बनाने को भी नहीं है जो मैं बना लूं, भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, क्या पता कुछ तो मिल ही जाए। इतना बोलकर सोनू रसोई में इधर उधर कुछ खाने को देखता है, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता और ऐसे ही बिना कुछ खाए वो पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विमला काम करके घर वापस आती है, तो वो सोनू को देखकर कहती है, अरे मेरा राजा बेटा पढ़ाई कर रहा है। क्या है माँ, भूखे पेट तो पढ़ाई भी नहीं होती और मैंने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आप तो काम पर चली जाती हो और वहाँ तो कुछ खा ही लेती होंगी, मैं यहाँ भूखे रहता हूँ। नहीं बेटा, तू भूखा रहेगा तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकती मैं। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं समझ रही हूँ, लेकिन तू भी तो समझना, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, हालत अच्छे नहीं है तो क्या भूखे ही रहूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भूख लग रही है और आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। ठीक है, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। विमला सोनू के लिए जल्दी से एक चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे चूल्हा जलाने में काफी समय लगता है। इतने में सोनू को भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो बोलने लगता है,
पता नहीं कैसी रसोई है। आजकल तो लोगों के पास बिजली वाला चूल्हा भी है, लेकिन हमारे घर की रसोई में तो गैस सिलेंडर वाला चूल्हा भी नहीं है। आप इसी में ही बनाते रह जाओगी और यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ बेटा, बहुत लोग होते हैं जिनके पास सब होते हुए भी वो चूल्हे पर ही बनाते हैं। हाँ तो उनके पास होता है सब, तो भी वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ है क्या जो हम अपनी मर्जी चला सकें? अभी तक तो तुझे बहुत भूख लगी थी और अब यहाँ तू सुना रहा है। अरे थोड़ा समय तो दे, मैं बना तो रही हूँ, बन जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। विमला सोनू के लिए जल्दी से जल्दी एक मुट्ठी दाल और थोड़े से चावल बना देती है और दाल चावल ले जाकर सोनू को देती है। सोनू जैसे ही दाल चावल खाता है तुरंत मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे खाना खाना था और आपने तो दाल के नाम पर पानी पानी ही दे दिया है। आपकी रसोई में क्या पानी ही था जो आपने उबाल कर दिया है मुझे? बेटा जो भी है मैंने तेरे लिए बना दिया है, अब तू बिना मुंह बनाए ये खा ले। मैं पक्का कल तुझे पनीर बना दूंगी। आपने बोल दिया और मैंने पनीर खा लिया। आपको भी पता है हमारी औकात पानी वाली दाल खाने की है और आप मुझे कल पनीर खिलाओगी। अब ये बोल दिया है तो ये भी बता दो कि कहाँ से लाओगी कल? कल की कल देखी जाएगी, अभी जो तेरे पास है वो खा ना। हाँ ठीक है, लेकिन आपका खाना कहाँ है? आप भी तो बैठो ना। नहीं तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। इतना बोलकर विमला खुद खाना ना खाकर सोनू को खाना खिला देती है और इसी तरह दिन बीतते हैं। अगले दिन सोनू जब स्कूल से घर वापस आता है तो विमला परेशान होकर खुद से बातें कर रही थी और वो कहती है, मुझे तो काम से भी निकाल दिया है, अब मैं कहाँ से सोनू के लिए खाना लाऊंगी? उसकी पढ़ाई का भी इतना खर्चा है और रसोई भी पूरी खाली पड़ी है। भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ। सोनू विमला की सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें सुनने के बाद सोनू भी विमला की परेशानी समझते हुए कहता है, माँ आज मुझे भूख नहीं है। आज स्कूल में ही मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया था। तुझे मना किया है ना मैंने किसी का खाना नहीं खाते, फिर तूने क्यों खाया? माँ आज एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसने सबको खिलाया था, तो मैंने भी वही खा लिया था, इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है लेकिन रुक तो यहीं, मैं रसोई में देखती हूँ, कुछ होगा तो बना कर लाती हूँ, तो खा लियो, ठीक है ना? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी विमला के गेट पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है और उसमें से एक विक्की नाम का अमीर आदमी अपनी बीवी शालिनी के साथ उतरता है और विमला के पास आकर कहता है, हम रास्ता भटक गए हैं और अब हमारे पास पानी भी नहीं है पीने के लिए। आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। हम यहाँ तक आए तो देखा आपका घर है, इसीलिए हम आपके पास आ गए। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। जी बिल्कुल, आइए ना आप बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। विमला दोनों के लिए पानी लेकर आती है और दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और शालिनी विमला से कहती है, आपका बहुत शुक्रिया। वो दरअसल हम पिकनिक के लिए निकले थे तो हमें यहाँ का एरिया बहुत अच्छा लगा था, तो हम चलते चलते यहाँ आ गए और रास्ता भूल गए। हमारे पास खाने को तो काफी कुछ था लेकिन पीने को एक बूंद पानी नहीं था, लेकिन आपने हमारी प्यास बुझा दी। हाँ, और हमें ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। हम यहाँ एक फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस फार्म हाउस की देखरेख आप करें। लेकिन मैं कैसे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर कैसे मैं आपका फार्म हाउस संभाल सकती हूँ? हम दोनों जब यहाँ अपनी कार से उतरे थे तो हमने आप दोनों की बातें सुन ली थी और हमें लगा कि हमें आपसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि हमें मदद मांगनी ही पड़ी। और हाँ, जब हमने आपकी बात सुनी और आपसे मदद मांगी तो आपने अपनी गरीबी का रोना ना गाकर हमारी मदद की, तो हमें आपकी नीयत का पता चल गया और हम आपको यही बोलना चाहते हैं। माँ आपकी रसोई में खाने को कुछ नहीं था ना, भगवान आपको खुद रास्ता दिखाने आ गए अपनी रसोई को भरने के लिए। इनकी बात मान लो। हाँ, और हमारे फार्म हाउस की देखभाल के साथ साथ आप वहीं रहोगी और देखभाल करने के बाद आपको उसकी तनख्वाह भी दी जाएगी। और मेरी आपसे विनती है, आप मना मत करना। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो आप बस सोच रहे हैं और पता नहीं कब खरीदोगे। जब आपका फार्म हाउस आप खरीद लोगे तब आप बोलते तो समझ भी आता। अभी तक तो खरीदा भी नहीं है और अभी से आप बोल रहे हो। देखिए, यहाँ तो हम खरीदेंगे ही, लेकिन यहाँ थोड़ी दूरी पर हमारा एक फार्म हाउस खाली पड़ा है। आप उसकी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि अब भी हम वहाँ आते हैं तो वो गंदा ही मिलता है। आप रहेंगी तो कम से कम तसल्ली रहेगी। जी ठीक है, मैं आपके फार्म हाउस की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। माँ अब आप फार्म हाउस संभालोगी तो हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे,
और अब तो फिर मैं भी और बच्चों की तरह खाना लेकर जा सकता हूँ ना, और घर पर भी आकर खाऊंगा। हाँ बेटा, अब इस गरीब माँ की रसोई पहले की तरह खाली नहीं होगी। अब तेरी मनपसंद की सभी चीजें बना सकती हूँ। विकी और शालिनी विमला को अपने फार्म हाउस की जिम्मेदारी देते हैं और उसे संभालने के कहते हैं, और विमला को खर्चे के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें फार्म हाउस वो दिखा के चले जाते हैं। विमला भी बहुत मन लगाकर जिम्मेदारी निभाती है और फिर उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है। अब वो अपने बेटे को ढंग का खाना खिला सकती थी और वो अब कभी भी रसोई को देखकर उदास नहीं होती, क्योंकि अब उसके हालात पहले से बहुत सुधर गए थे और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।